नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने उस दिन आपसे कहा था कि हम लोग हिंदी का तो टॉपिक कर ही रहे हैं आर ओ के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण जीएस के टॉपिक हैं जो है उसको भी मैं आपको धीरे धीरे कराने का प्रयास करूंगा जो है। तो देखिएगा दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो है आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं जो कि हर परीक्षा में, चाहे आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, चाहे पेट का चाहे टेट का, जो भी आप परीक्षा देने जाएंगे उसमें ये टॉपिक जरूर आता है जो है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। देखेंगे दोस्तों, ये इस समय का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी चल रहा है क्योंकि इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रत्येक मौसम में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जो है, और इसका जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो नोट्स के रूप में लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको यही पढ़कर बताऊंगा, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से बातें बताता हूं, आप उसको जो है समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जो है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए दोस्त कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें जो है सूर्य है प्लस आपके आठों ग्रह हैं जो है, और कुछ क्षुद्र क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और सारे उपग्रह होते हैं। लेकिन हमें मतलब है अपनी पृथ्वी से और सूर्य से, क्योंकि जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है जो है, ऑन एवरेज जो तापमान बढ़ रहा है उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं, केवल अभी हम एज्यूम करेंगे कि सूर्य है और पृथ्वी है। हम लोग अभी बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल, इन सबको जो है अवॉइड करते हैं अभी जो है, क्योंकि हमें पृथ्वी का ग्रीन हाउस पढ़ना है। बाकी हर गैस का अपना अपना जो है हरित गृह प्रभाव होता है, लेकिन यह है कि हम लोग पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो है कि क्या होता है जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिएगा दोस्तों, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं दोस्तों जो है, वो हमारी पृथ्वी तक जो है वो कैसे आती हैं जो है, तो एक विकिरण के फॉर्म में, सौरिक विकिरण जिसको बोलते हैं दोस्तों, सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं। तो सोलर रेडिएशन के माध्यम से जो है, या उसको हिंदी में जो बोलते हैं सौर विकिरण, वो सौर विकिरण पृथ्वी तक हमारी दोस्तों जो है लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है, अर्थात शॉर्ट वेवरेंज के रूप में जो है वो हमारी पृथ्वी तक दोस्तों पहुंचती है। और अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों, एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ जो न्यू होती है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू जो होती है वो C बाई लेमडा होता है। अर्थात E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एच सी बाई लेमडा। तो अभी मैंने बताया कि जो सौरिक विकिरण होता है दोस्तों, ये लघु तरंग किरण होता है अर्थात जो है इसका वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों, कम। तो आप बताइए, E इज इक्वल टू एच न्यू बाई लेमडा अगर है, तो लेमडा का मान अगर कम है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या एनर्जी का मान ज्यादा होगा? हाँ, बिल्कुल ज्यादा होगा। अर्थात जो सौरिक विकिरण होती है इसकी ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्तों, ज्यादा। और वेवलेंथ इसकी क्या होती है, यानी तरंग दैर्घ्य क्या होती है दोस्तों, कम। तो तरंग दैर्घ्य कम है और ऊर्जा ज्यादा है, तो क्या ये पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंच जाएगी दोस्तों। इसको क्या कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम है। तो ये अगर कोई छोटा मोटा ऑब्स्टेकल्स होगा भी जो है, अवरोधक होगा मार्ग में, तो उसको ये क्रॉस करती हुई निकल आएगी। तो इस हिसाब से दोस्तों सौरिक विकिरण जो होता है वो पृथ्वी तक जो है आसानी से पहुंच रहा है जो है, 8 मिनट 2 सेकंड में, आप जानते होंगे। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, एक ज्योग्राफी का टॉपिक है उष्मा बजट करके। अगर पृथ्वी में देखिए ऐसी व्यवस्था थी, जब हम लोग ग्रीन हाउस गैसों को नहीं उत्सर्जित करते थे, तो पृथ्वी में ऐसी व्यवस्था थी दोस्तों कि पृथ्वी से उतनी किरण, जितनी सौरिक विकिरण दिन में आती थी जो है दिन के टाइम में, रात्र काल में उतना जो है लॉन्ग वेव रेंज के रूप में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस में आपके या आरओ में पूछे जा चुके हैं। शॉर्ट वेव रेंज के रूप में सौरिक विकिरण आती है, तथा रात में जो है पृथ्वी जो है वो पार्थिव विकिरण के रूप में, अर्थात पार्थिव विकिरण के रूप में वो लॉन्ग वेव रेंज के रूप में, लॉन्ग वेव रेंज मतलब हाई वेवलेंथ के रूप में, हाई वेवलेंथ रहेगा तो एनर्जी लो हो जाएगी दोस्तों। अर्थात पृथ्वी जो होती है जब रात में जो है अपना विकिरण करती है, तो वो लॉन्ग वेव रेंज के रूप में करती है, अर्थात उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो पहले ये व्यवस्था थी पृथ्वी में, जब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों का उपयोग नहीं करते थे, ज्यादा उत्सर्जन नहीं करते थे, कि जितना सौरिक विकिरण दिन में आता था जो है, रात में उतना पृथ्वी से विकिरित भी हो जाता था जो है। तो पृथ्वी का जो नेट उष्मा बजट था दोस्तों वो सेम रहता था जो है, अर्थात ऑन एवरेज टेम्परेचर जो था पृथ्वी का वो 37 डिग्री के आसपास, 27 डिग्री के आसपास बना हुआ था दोस्तों। लेकिन इस समय जो 10-20 साल से जैसे जैसे हम मानव जो है विज्ञान का उपयोग ज्यादा करता गया, उपयोग क्या, इसको दुरुपयोग कहें तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा, तो हम लोगों ने जैसे अनावश्यक रूप से कारों में,
फ्रिजों में, और सोफा हमने यूज करने लगे। फिर हम लोग है गद्देदार जो है, जो फार्म वाले गद्दे आते हैं, स्प्रे वाले सेंट का उपयोग करने लगे। फिर धान के खेत से भी निकलता है जो है, तो हम लोगों ने कई सारी सीएफसी गैसेस का, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करने लगे, उत्सर्जन बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे। तो हुआ क्या दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिएगा, दिख भी रहा होगा, ये देखिएगा दोस्तों, ये वाला चीज, ये जो होता है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो है, ये अवरक्त किरणें मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन जाके जो है पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल आप जानते होंगे दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल 5 परत में बटा हुआ है जो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल के दोस्तों निचली सीमा में जाकर जो है, और समताप मंडल के जो है आसपास, ये जाकर क्या करता है, एक ग्रीन हाउस गैसों का एक आवरण जो है जाके वहां पर पूरी तरीके से इस प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ से घेर लेता है जो है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सौरिक विकिरण जो होती है वो हाई एनर्जेटिक होती है और लो वेवलेंथ होती है। तो आते समय तो उसको नहीं रोक पाता है जो दोस्तों, जो ये जो ग्रीन हाउस गैसों का जो है, आवरण जो है पृथ्वी के वायुमंडल के चारों तरफ घेरा हुआ है, ये सौरिक विकिरण को तो नहीं रोक पाता है दोस्तों। लेकिन जब रात में पार्थिव विकिरण जाने लगती है जो है, ये देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड, तो जो पार्थिव विकिरण दोस्तों जाने लगता है जो है, ये लॉन्ग वेवरेंज के रूप में जाता है, अर्थात इसकी ऊर्जा कम हो जाती है जो है। तो जब जाने लगता है तो ये जो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ये जो परत बनाई गई है, ये इस लॉन्ग वेवरेंज को रोकता है जो है। तो आप बताइए कि अगर सूर्य से 100 रुपया आ रहा है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझे इसको, कि सूर्य से दिन में जो है 100 रुपया पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए सौर ऊर्जा के रूप में। अब पृथ्वी रात में इस 100 रुपए को बाहर कर देती जो है, तो नेट जो है जीरो बना रहता है हमेशा टेम्परेचर। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि 100 रुपया सूर्य की तरफ से पृथ्वी की तरफ आता है, सूर्य की तरफ से पृथ्वी की ओर। लेकिन रात में जब जाना होता है उस 100 रुपए को जो है, तो क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसों का आवरण है, ये ऊर्जा चूंकि पार्थिव विकिरण की कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो उसको एनर्जेटिक कम होने के कारण उसको रोकने का प्रयास करता है दोस्तों। तो 100 रुपया पूरा नहीं जा पाता है जो है, क्या होता है कि 100 में से 80 रुपया जाता है, 20 रुपया रुक भी जाता है जो है, कि वो उसको रोक लेता है जो है। यही सेम चीज दोस्तों जो है पृथ्वी के लिए होता है। तो धीरे 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 जब 20-25 साल 30 साल ऐसे बीतता है, तो जो है 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, बढ़ता जाता है, या माइन्यूट टेम्परेचर बढ़ता है, 1-2 डिग्री सीधे नहीं बढ़ेगा, पॉइंट में बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन इसी पॉइंट में धीरे 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 बढ़ने के कारण दोस्तों क्या होता है, जो है हमारी पृथ्वी का जो नेट टेम्परेचर है, जो आपका 27 डिग्री के आसपास बना था, नेट टेम्परेचर के आसपास जो दोस्तों बना था, वो क्या होता है जो है, कि वो धीरे 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 क्या होता है दोस्तों, जो है टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यही जो टेम्परेचर दोस्तों पृथ्वी का बढ़ता जाता है ना, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है। अर्थात यही क्या है, आपका हरित गृह प्रभाव गैस है आपका जो है, कि जो है आपका टेम्परेचर जो है इस तरीके से चलता जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप कि देखिएगा, मैंने आपको एक शार्ट में मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको बहुत लंबा चौड़ा ये लगा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 2 मिनट में सुनने का प्रयास करिएगा कि कैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी का सामान्य ताप जो होता है, अगर उससे तापमान बढ़ रहा हो तो उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक बार मैं शार्ट में आपको बताता हूँ, देखिएगा 2 मिनट में। सौरिक विकिरण जो होता है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है दिन में। अगर रात्र में उतना ही जो है जितना सौरिक विकिरण आया था पार्थिव विकिरण के रूप में उतना वापस चला जाए जो है पृथ्वी से, तो नेट जो आपका टेम्परेचर होगा, अर्थात जो नेट आपका टेम्परेचर होगा उतना बना रहेगा जो है। लेकिन अगर नेट टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे बढ़ता है दोस्तों, मैंने बताया सौरिक विकिरण जो होती है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है जो है, और पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी से जो रात में सूर्य की तरफ जो है किरण या बाहर वायुमंडल में चली जा रही हैं जो है, सूर्य की तरफ नहीं कह सकते दोस्तों क्योंकि पृथ्वी से वायुमंडल में चली जाएगी। तो पृथ्वी से जो है वायुमंडल में जो तरंगे जा रही हैं दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, अगर उन्हें रोका ना जाता ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा, तो हमारी पृथ्वी का नेट टेम्परेचर जो है वो बना रहता जैसे था। लेकिन हम लोगों ने जो है इतना ज्यादा जो है लग्जरियस सामानों का उपयोग किया जो है, मैंने अभी आपको बताया जैसे सोफा, फ्रिज, एसी
और ये जो आपका कार वार में जो हम लोग उपयोग करते हैं एसी, फिर उसके बाद जो है फार्म वाले गद्दे, फिर धान वाले खेत से, तो इन सब टाइप से जो है दोस्तों, या जुगाली करते हैं जो पशु वशु जो है, तो इतना ज्यादा हम लोगों ने सीएफसी गैसेस का उत्पादन दोस्तों किया कि वो जाकर पृथ्वी के वायुमंडल पर जो है परत के रूप में ढकता गया, और लघु तरंग किरणों को तो नहीं रोक पाया जो सौरिक विकिरण आ रही थी, लेकिन दीर्घ तरंग विकिरण जो पार्थिव विकिरण के रूप में जा रही थी उसको दोस्तों रोका, और रोककर पृथ्वी का जो नेट टेम्परेचर था उसको धीरे धीरे बढ़ाया। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कई सारे जलवायु परिवर्तन आते हैं, मतलब क्लाइमेट में चेंज आता है। आप बताइए, जो चीजें बहुत ठंडी में बोई जाती थी या काटी जाती हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हमारा क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या फसलों का भी जो है चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अर्थात अगर टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ेगा दोस्तों, तो हमारे कई सारे फसलों का भी प्रभाव होगा, जो है कई सारी फसल चेंज हो जाएगी। जो मार्च अप्रैल में बोई जाती थी जो है, उसको जो है उतनी गर्मी के लाने के लिए जो है हमें उसको जनवरी फरवरी में ही बोना पड़ेगा। तो यानी फसल का जो चक्र है वो भी चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन। इसके कारण दोस्तों बाढ़ बाढ़ जैसी समस्या भी आपको देखने के लिए मिलती है। इससे कारण यह है कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो जो पृथ्वी के आसपास, जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, हमारे भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो आपका जो है उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो है आंध्र प्रदेश हो गया, और इधर के अगर ये बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में, अगर आप इधर के साइड में दोस्तों आएंगे पश्चिम के साइड में, तो आपका गुजरात पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, मुंबई हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र। तो ये सब जो तटीय राज्य आपको दिखते हैं दोस्तों, केरला उरला हो गए, तो इनका भी जो है थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इनके तटीय जो राज्य होते हैं उनके कई सारे जिले डूबने का डर होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता है बहुत ज्यादा पृथ्वी का, धीरे धीरे करके 1-2 डिग्री 3 डिग्री, तो जो पहाड़ों पर या जो है हिमालय पर्वत पर या कहीं भी जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है उसके पिघलने की दर भी जो है बढ़ती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो जो बर्फ के पिघलने की दर होगी दोस्तों वो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। नदियों का जलस्तर जब बढ़ेगा तो आप जानते हैं प्रत्येक नदियां कहीं ना कहीं से, किसी न किसी सहायक नदी से जुड़ उड़कर जो है किसी न किसी समुद्र में आकर गिरती हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरे, चाहे जो है अरब सागर में जाकर गिरे, लेकिन अंततोगत्वा वो जाकर किसी न किसी सागर में गिरेंगे जो है। तो सागर में गिरेंगे तो क्या सागर का जो है वो लेवल भी बढ़ेगा, जो है सी लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब सी लेवल बढ़ेगा दोस्तों, तो क्या आसपास के जो तटीय राज्य होते हैं, आपको पता होगा भारत में 9 तटीय राज्य हैं, तो क्या धीरे धीरे उनके डूबने का खतरा बढ़ेगा, जो आसपास के जिले होंगे? यस, बिल्कुल बढ़ेगा दोस्तों जो है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज है, मतलब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उससे क्या क्या चीजें बदलती हैं जो है, तो ये सब चीजें जो है हमारी पृथ्वी पर जो है बदलता जो है आपको दिखेगा जो है। आइएगा दोस्तों, हम लोग एक बार देखते हैं कि जो है किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो है। यहां देखिएगा दोस्तों, एक जो है बात लिखी हुई है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना कितना जो है किसका किसका योगदान है। एक बार हम लोग यहां भी देख लेते हैं दोस्तों। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जिस तरीके से मैंने समझाया है आपको दोस्तों, लॉन्ग वेव रेंज और शॉर्ट वेव रेंज के द्वारा, क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों? क्योंकि पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि जो आपकी पृथ्वी गर्म हो रही है, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसके कारण होता है, और ऑप्शन में दिया था सौरिक विकिरण के कारण या पार्थिव विकिरण के कारण। तो दोस्तों इसका उत्तर पार्थिव विकिरण है। याद करिए, अभी मैंने बताया था आपको कि रात में जो पार्थिव विकिरण निकलता था जो है उसको रोकती है जो है, क्योंकि वो लॉन्ग वेव रेंज होती है, तो उसको रोकती है जो है। इसके कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य के जो है प्रकाश से जो है पृथ्वी गर्म हो रही है, ये गलत है दोस्तों। अगर आपको प्रकाश की परिभाषा पता हो दोस्तों, तो प्रकाश की परिभाषा में साफ साफ कहा गया है कि प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक जो है एक रेडिएशन के रूप में आता है, और विदाउट जो है बीच के जो है रास्ते को प्रभावित किए हुए बिना आता है। अगर आपने इंटर के फिजिक्स में पढ़ा रहा होगा दोस्तों, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है जो है बिना किसी माध्यम के जो है, और बिना किसी माध्यम को प्रभावित किए। जैसे जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचेगा तो वायुमंडल को नहीं गर्म करेगा जो है, पृथ्वी को आकर, जैसे उसमें पर्वत है, पहाड़ है, इन सब चीजों जो एब्जॉर्ब करेंगी जो है चीजें, उनको जो है गर्म करेगा। और रात्र में जो है पृथ्वी जो है उसको विकिरित भी करेगा पार्थिव विकिरण के रूप में। तो यही जो विकिरित करता है, तो जो उसको रोक लेता है जो है, जो आपका वही आपका क्या है जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो आइए हम लोग एक बार दोस्तों देखते हैं कि कितना किसका योगदान है सीएफसी गैसेस में, वैश्विक तापमान में, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो जलवाष्प है। आप जानते होंगे दोस्तों, जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा जो है, तो आप बताइए, आपने पढ़ा होगा कि समुद्रों से जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्रों से या नदियों से जो है
जलवाष्प की मात्रा मतलब खूब कंडेंसेशन आपका होता है, जो ऊपर जा जाके जो है खूब सारा जो है जलवाष्प के रूप में बदलता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर जब गर्म होगा जो है तो क्या आपकी जो पानी की बूंदें हो जलवाष्प बनकर ऊपर जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। तो जब ऊपर जाएंगी तो देखिए आपका लिखा हुआ है कि 60% जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग में जलवाष्प का योगदान है। अर्थात जो पानी है जो है वो जलवाष्प के रूप में ऊपर जो जाके बन रहा है, तो जलवाष्प कितना रोकेगा, इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों ये कि क्या 60% है ये जलवाष्प का? इसका मतलब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो है जलवाष्प कितना योगदान दे रहा है, जो है मतलब कितना रोक रहा है, जो योगदान का मतलब यहाँ रोकना है। तो देखिएगा 60% जो है टेम्परेचर को ये रोक रहा है आपका जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प क्या है? वही जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आप अपने गैस पे ही ये चीज करके देख सकते हैं दोस्तों। आप लो फ्लेम पर जो है आप पानी रख दीजिए और देखिए उससे कितना भाप बन के उड़ रहा है, और एक बार गैस को खूब तेज करके देखिए, तो क्या तेज करने पर भाप जल्दी जल्दी बनेगा? वही जो भाप जल्दी जल्दी बन रहा है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? जलवाष्प। अर्थात वायुमंडल में जो है एक जो है मीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो है कितना जो है जल की मात्रा है, इसी को क्या बोलते हैं? आप डेंसिटी बोलते हैं जो है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? जलवाष्प की जो मात्रा है दोस्तों यही बढ़ जाती है जो है। तो 60% योगदान है आपका जलवाष्प का। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में एक बार पूछ चुका है दोस्तों कि ग्रीन हाउस वैश्विक तापन में जो है किसका योगदान सर्वाधिक होता है? तो किसका है दोस्तों? जलवाष्प का। अगर जलवाष्प ऑप्शन में ना दिया हो तब आप क्या लगाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिएगा दोस्तों 26% योगदान है। इसके बाद देखिएगा मेथेन गैस है, CH4 मेथेन गैस, इसका भी देखिएगा 4 से जो है 9% तक दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों ओजोन है, देखिएगा ओजोन का क्या है आपका 3 से 7% है। इसके बाद देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका जो है 1.5% है। तथा CFC गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और अन्य गैस का कितना है दोस्तों? 0.1 से 0.4%। देखिएगा दोस्तों अब आपको जानते हैं ऑप्शन में ऐसे भी देता है कि क्या SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है क्या वैश्विक तापन में जो है योगदान देता है? तो नहीं देता है। देखिएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। मैं आपको आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि एसिड रेन क्या होता है। अभी हम लोग चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। बस इतना जानिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं करता है, मतलब वैश्विक तापन में उसका कोई योगदान नहीं है। सर्वाधिक जलवाष्प का है, दूसरे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये बात आप जरूर याद रखें, क्योंकि परीक्षा में कई बार जलवाष्प नहीं देता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो अगर जलवाष्प ना दिया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा? वो सर्वाधिक योगदान देगा। आइएगा दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं जो है। देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा RAS में दिया हुआ है। RAS दोस्तों जैसे अपने यहाँ का यूपी PCS होता है वैसे राजस्थान का PCS है। देखिएगा तो इसमें देखिएगा दोस्तों पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। एक बार आप चारों ऑप्शन पढ़िए, देखिए कह रहा है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। ऐसी कोई बात अभी मैंने आपको बताया ऊपर की ग्रीन हाउस इफेक्ट ये पौधे उगाने के तापमान, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ये सही लग रहा है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, लेकिन हमें तुरंत नहीं लगा देना है कि बस सही दिखा हम लोग लगा दिए, हो सकता है चारों ऑप्शन में कोई और सही हो। देखिएगा C ऑप्शन दे रहा है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, ये तो कतई नहीं हो सकता है। और D ऑप्शन दिया है जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है, ये भी कोई बात नहीं है। अर्थात आपने चारों ऑप्शन पढ़ा तो आपको सबसे सटीक उत्तर दोस्तों क्या लगा? B वाला। अभी मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्या बताया था कि वायुमंडल का जो तापमान है दोस्तों इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के कारण वही जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा आपको। आइए हम लोग दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि ग्रीन हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए दिखा है दोस्तों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, सही लग रहा है। बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। अभी देखते हैं चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों ये उत्तराखंड PCS में आया हुआ है 2006 में। तो देखेंगे दोस्तों हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल का जो है गर्म होना ही क्या कहलाता है? जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों? A सही हो गया। आइए हम लोग दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पूछा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव है। देखिएगा एक ही टाइप का कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था वायुमंडल का गर्म होना, पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ये देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएस मेंस में आया था 2011 में। देखिएगा दोस्तों, अब 2018 के बाद से यूपी पीसीएस मेंस में जो है अब ऑब्जेक्टिव जीएस नहीं आती है, अब क्या है? लिखित जीएस आ रही है। तो पहले क्या होता था 2018 के पहले दोस्तों, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव जीएस पूछी जाती थी। तो ये आपके प्री के लिए अब महत्वपूर्ण हो गया है, मेंस में अब लिखने के लिए आता है। अर्थात मेंस में अगर क्वेश्चन आना होगा तो अब डायरेक्टली लिखने के लिए आएगा, 150 शब्दों में कह देगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, यह वायुमंडल को तथा पृथ्वी के जो है जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार सहायक या बाधक है जो है। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब ये वाला नहीं आएगा, लेकिन यह है कि प्री के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। आरओ का एग्जाम, एपीएस का एग्जाम या पीसीएस प्री, या हम कोई भी एग्जाम अभी मान लिया पेट ही होने वाला है 28-29 अक्टूबर को, तो इन सब में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं जो है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया था। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस जो गैस है इसकी संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिया था, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि हाँ ऐसी कोई घटना घटती है जो है। तो देखेंगे ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है। जोसेफ फोरियर नाम था उन वैज्ञानिक का जो है। जोसेफ फोरियर ने 1824 में दोस्तों क्या किया था? ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसों का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी संकल्पना जो है प्रस्तुत किया था। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है जो, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं, आप जोसेफ फोरियर का नाम याद रखें कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, और उनमें से कोई नहीं। याद करिए दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि किन किन गैसों के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है जो है। तो मैंने बताया था पहले नंबर पर आपका क्या है दोस्तों? जलवाष्प। दूसरे नंबर पर क्या था दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पर आपका क्या था दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर मेथेन। चौथे नंबर पर देखिए क्या था? ओजोन। और पांचवें नंबर पर देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और छठवें नंबर पर सीएफसी था। तो क्या यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं दिख रहा है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सीओ। तो क्या यहाँ सीओ गैस कहीं दिख रहा था? नहीं। तो यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन के कारण बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सीजन के कारण कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन तो जीवनदायी गैस कहलाती है। तो ये कहाँ पर्यावरण को जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाएगा? हाँ, ओजोन करवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने आपसे कहा भी था कि जलवाष्प कई बार ऑप्शन में नहीं देता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड जरूर याद रखना रहेगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका उत्तर हो जाएगा सही। आइएगा हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो देखिए, अमोनिया तथा ओजोन। तो देखिए दोस्तों, ओजोन तो करता है लेकिन अमोनिया नहीं करता है, तो आप अमोनिया को काट दीजिए यहाँ से, यानी ए ऑप्शन कट गया जो है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कैसे ऑप्शन कटिंग मेथड से भी आप उत्तर कर सकते हैं। आप ओजोन देखकर आपको कूदना नहीं है यहाँ पर कि ओजोन देखे आप कूद के लगा दिए, क्योंकि ओजोन देख के कूदेंगे तो अमोनिया नहीं होता है जो है। अमोनिया NH3 थोड़ी ना करता है ग्रीन हाउस। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या होता है? एसिड रेन में सहायक है, अर्थात ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोई इसका योगदान नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, लिखा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, अर्थात सी जो है कार्बन जो है टेट्राफ्लोराइड CF4। तो क्या ये करता है दोस्तों? CCl4 ये भी नहीं करता है दोस्तों जो है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी नहीं करता है जो है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया था अभी आपको कि एसिड रेन में सहायक है, अर्थात ABC तीनों ऑप्शन गलत है। डी में देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन, ये सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सर्वाधिक जलवाष्प करता है और दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और मेथेन भी करता है, CH4 भी करता है धान वान के खेत से जो निकलता है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन ये दोनों ही गैसेस क्या हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान देती हैं जो है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? छठवें का डी सही हो जाएगा। हम लोग दोस्तों 10 तक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सातवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया अभी पढ़ाते समय कि अगर जलवाष्प उत्तर में ना दिया हो तो आप क्या करेंगे
कार्बन डाइऑक्साइड को खोजने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि वहाँ ABCD ऑप्शन में जलवाष्प नहीं दिख रहा है तो आप ई ऑप्शन लिखकर वहाँ जलवाष्प लिख दीजिए और OMR में ई रंग दीजिए लगाकर, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। वहां देखिए सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि वैश्विक तापमान में निम्नलिखित में से, मतलब निम्न में से कौन गैस है, तो निम्न में से मतलब जो चारों दिया है उसी में से देखना है ना। वैसे तो देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान दोस्तों किसका होता है, जलवाष्प का, लेकिन जब जलवाष्प ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो हम क्या जलवाष्प खोजेंगे वहां बैठ के, नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन है, जो दूसरे नंबर पर वही सर्वाधिक हो गया जो है। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जो है दूसरे नंबर पर था जो है। अभी याद करिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जलवाष्प 60% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 26%। तो क्या जलवाष्प जो है अगर ना दिया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवें क्वेश्चन में करा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ऑप्शन में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है, मेथेन है, ओजोन है और जलवाष्प है। देखिएगा दोस्तों ये चारों ही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, लेकिन पूछा क्या है कि सर्वाधिक कौन करता है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में झोंक दीजिएगा जो है, क्योंकि अभी मैं बताया हूं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है तब झोंका जाएगा जब जो है दूसरे नंबर पर है, ये ना। तो यहाँ देखिए जलवाष्प भी दिया हुआ है उत्तर में, तो मैंने आपसे अभी बताया था, देखिए सातवें क्वेश्चन में जलवाष्प नहीं दिया था, तब आप क्या लगाए थे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब जलवाष्प दिया हुआ है तब आप क्या जलवाष्प लगाएंगे, तब कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे, नहीं। कार्बन, इसीलिए कहा जाता है जब आप रट के उत्तर लगाएंगे तो आपका गलत होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। अगर आप, जैसे लोग घटना चक्र को क्या करते हैं, उठा के रटना स्टार्ट करते हैं जो है, तो रटने वालों का उत्तर अक्सर गलत हो जाता है दोस्तों। आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि जलवाष्प जब दिया है तो 60% जलवाष्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड 26% करता है, तो यानी सर्वाधिक क्या हो जाएगा, जलवाष्प। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो गया, जलवाष्प। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम बताइए। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसको। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम। तो आपको क्या करना है दोस्तों, घटते हुए क्रम में सजाना है। याद करिए सबसे पहला जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस क्या होता है जो सर्वाधिक करता है, जलवाष्प। तो जलवाष्प तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको ये बड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन मैं आसान तरीका बताता हूँ। ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पर है ना, तो क्या ये जो दूसरे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा जो है यहाँ दिया हुआ है और CH4 को पहले लिख दिया है, तो सबसे पहले तो आप बी ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन इसलिए आप काट देंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर जलवाष्प ना दिया हो तो सर्वाधिक वही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन आप काट दीजिए। सी ऑप्शन पर उसके बाद ACD ऑप्शन में देखिए पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसका मतलब तीनों सही हो सकता है अभी फिलहाल। इसके बाद देखिएगा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मेथेन अर्थात CH4 गैस जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। CFC गैसेस तो याद करिए दोस्तों, हमने बताया था कि 0.1 से 0.4% अर्थात CFC गैसेस सबसे कम उत्पादन कर रही है, मतलब सबसे कम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का प्रभाव दिखाती है। तो पहली नंबर आप सी ऑप्शन काट दीजिए। क्यों सी काटे हैं पता चला, बी क्यों काटे हैं, क्योंकि CH4 पहले पर दिया है। सी ऑप्शन क्यों काट रहे हैं, क्योंकि CH4 जो है दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर नहीं आएगा। तो आप सी और बी ऑप्शन काट दीजिए। अब आपकी लड़ाई ए और डी में बचती है जो है, क्योंकि देखिए ए में भी दिया है CO2 और CH4 और डी में भी दिया है CO2 और CH4। आपको दोस्तों ऐसे ही परीक्षा में करना पड़ेगा। इसके बाद ये बताइए दोस्तों, क्या CFC गैस तीसरे नंबर पर आ जाएगी। याद करिए मैंने बताया था CFC गैस लास्ट में एकदम आती है। ऊपर देखिएगा दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ दिखा दूं, ये देखिए CFC गैसेस जो है 0.1 से 0.4% है और नाइट्रस ऑक्साइड देखिएगा 1.5% है। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो इससे ज्यादा है ना, और आपको सजाना किस क्रम में है, जो है घटते हुए क्रम में। अर्थात CO2 पहले नंबर पर रहेगा, फिर मेथेन रहेगा और फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, जो है क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखिएगा दोस्तों एक NO2 होता है, उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो अलग चीज है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी 1.5% करता है। सबसे लास्ट में आपका क्या दोस्तों आएगा, CH4।
तो जिसको केवल इतना भर याद रहता कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है अर्थात CFC गैस, ये सबसे कम योगदान देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो उसका ये उत्तर सही हो जाता जो है। और सर्वाधिक कौन करता है? जलवाष्प। अगर जलवाष्प उत्तर में ना दिया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अगर हमें पता रहता तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। आइएगा दोस्तों, देखिए हम लोग का उद्देश्य केवल दोस्तों ये नहीं है कि हम लोग इसका 9वें का D, दूसरे का B, ये सब नहीं बताना है। एक आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ताकि आपका क्वेश्चन रटे हुए नहीं, समझ के आपका सही हो जाए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 10वें का, देखिएगा क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये नहीं पूछा है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, जो है क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य घटक कौन सा है। तो देखेंगे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर दिया है, ये भी मुख्य घटक है। मेथेन भी है, ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। अभी देखिए ऊपर मैंने बताया था दोस्तों आपको कि क्वेश्चन जो होता है वो सर्वाधिक अगर पूछता तब तो हम लगा देते कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जलवाष्प तो दिया नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ई ऑप्शन में लिखा हो उपर्युक्त में से कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन आता तो आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाते। तब अगर सर्वाधिक भी पूछा होता तो इसका उत्तर ई ही लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जलवाष्प सर्वाधिक होता है ना, तो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकता ना सर्वाधिक, अगर ई ऑप्शन में लिखा हुआ है जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, ये BPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, और BPSC क्या करता है जो है आपका पूछता है 2000 जो है ई ऑप्शन भी देकर आपसे पूछता है जो है। तो देखिएगा दोस्तों, अब नहीं पूछता है, अब से 2023 वाले एग्जाम से दोस्तों BPSC ने जो है ई ऑप्शन हटा दिया है। तो देखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस जो गैस इफेक्ट है वो सारे गैसों के कारण होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के भी कारण, मेथेन के भी कारण, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC सबके कारण होता है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि मुख्य घटक है। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर ये नहीं होगा दोस्तों कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये गलत मत समझिएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है दोस्तों? देखिए हम आपके जो है संघर्ष में, हम लोग देखिए दोस्तों एक छात्र जीवन में अभी हैं, हम आपके संघर्ष में, आप हमारे संघर्ष में सहयोग करें और अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर करें, तथा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब। आप खुद भी इसको, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी जानकारी आपको पसंद आती हो, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और आप इसको अपने दोस्तों में इसको दोस्तों शेयर भी कर लें जो है। धन्यवाद दोस्तों, आप पढ़ते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।